नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और हम आज ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक पढ़ेंगे। जैसा कि इस अध्याय के पहले भाग में हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा। महाजनपद काल जिसका समय हमें 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व मिलता है। यानी महाजनपद काल 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व हमने पढ़ा था। जनपद क्या होते हैं, जनपदों से किस प्रकार से महाजनपद बने, 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा। और 16 महाजनपदों में जो इनका उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र इसके अंतर्गत मिलता है। हमने महाजनपद, उनकी राजधानियां, वर्तमान में वो किस क्षेत्र से संबंधित है, यह पहले भाग में पढ़ा था। महाजनपद काल के बाद में इन महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद का उद्भव हुआ। तो वर्तमान का एक क्षेत्र है जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं, प्राचीन समय में उसे मगध कहा जाता था। तो इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था, जो वर्तमान का बिहार वाला क्षेत्र है, पटना वाला क्षेत्र है। ये मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और इसका जो उद्भव है वो हर्यक वंश से हुआ। हर्यक वंश है, इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने अजातशत्रु है, बिंबिसार है आदि शासकों के बारे में पढ़ा है। तो इन शासकों का संबंध इसी वंश से था, हर्यक वंश से, जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इन वंश के शासकों ने शासन प्राप्त करने के लिए अपने ही पिताओं की हत्या की थी, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे अन्य कई सारे वंशों का साम्राज्य रहा, जिसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, उसके पश्चात नंद वंश, ये वंश है। इसका एक अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद के दरबार में एक विदूषक रहते थे, चाणक्य। जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो घनानंद ने एक दिन चाणक्य का अपमान कर दिया और उनको बड़े दरबार से निकाल दिया। उसके पश्चात चाणक्य ने अपमानित होकर इनसे बदला लेने का प्रण किया। चाणक्य कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक बालक को खेलते हुए देखा, जिसमें वो बालक शासक बना था और अन्य उसके मित्र थे, वो सेनापति और मंत्री बनकर खेल खेल रहे थे। वो खेल था राजकिलम खेल था। तो वो बालक कौन था? वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो ये खेल खेल रहा था और राजा की भूमिका निभा रहा था। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य वंश। तो हमने देखा कि महाजनपद काल था वो 1600 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा। तो 322 ईसा पूर्व के पश्चात मगध साम्राज्य का उद्भव होता है और उसमें सबसे पहला जो साम्राज्य था, जो मौर्य वंश था, उस मौर्य वंश में का समय 322 से माना जाता है। 322 ईसा पूर्व से माना जाता है। और इसकी जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये मौर्य वंश का नाम चंद्रगुप्त की माता थी, जिसका नाम कहते हैं कि मूरा था। उसके आधार पर इस वंश का नाम मौर्य पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य था
उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हम अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में मौर्य वंश का एक स्वर्णिम अध्याय है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कई सारे वंशों ने शासक किया था। हरेक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा, नंद वंश पढ़ा। इसके पश्चात भी कई सारे वंश थे जिसमें मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश भी आया, कणव वंश भी आया, सातवाहन वंश भी आया। शक और कुषाण जो बाहरी प्रजातियां थी वो भी यहाँ पे आत्मसातीकरण हो गई। तो ये आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे मौर्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है और इसका जो कार्यकाल रहा वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व रहा। जो इसका समय रहा वो चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। यह समय तो इसके बारे में मैंने बता दिया था कि ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की घटना है वो ईसा पूर्व मानी जाती है, बीसी बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है और पूर्व की घटना है। तो यहाँ पे समय है वो माइनस में जाता है, 322 से लेकर 298, फिर एक आएगा, फिर आज जो चल रही है 2020। इस प्रकार से समय को माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। तो इसकी कुछ उपाधियां थी, जैसे इसको सेंडोक्रोटस भी कहा जाता है। सेंडोक्रोटस भी कहा जाता है। सेंडोक्रोटस के अलावा इसको वृषभ भी कहा जाता है और एंडोक्रोटस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाधियां थी। अलग अलग अभिलेखों में इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। 305 में 305 ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व में इसके ऊपर आक्रमण होता है सेल्यूकस निकेटर। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आया होगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो आपने सिकंदर महान के बारे में जाना होगा। यूनानी था सिकंदर और सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने की इच्छा रखी थी और उसने भारत पर भी आक्रमण किया था और पश्चिमोत्तर आक्रमण से उस समय भारत बहुत ही परेशान था। भारत प्रायद्वीप है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण एक भाग है जो पश्चिमोत्तर भाग है वो स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। तो भारत की स्थिति से भारत के ऊपर जो पश्चिम आक्रमण थे वो अधिक होते थे। उन पश्चिम के आक्रमणों के कारण भारत में कई सारी जातियां यहाँ आई और सिकंदर का ये सेनापति था सेल्यूकस निकेटर जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और मौर्य वंश के दौरान इसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम था हेलेना, इससे विवाह कर लेता है। कहते हैं ये पहला इंटरनेशनल विवाह था। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है और इन दोनों के बीच में एक संधि भी होती है। उस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी भेंट करता है सेल्यूकस निकेटर। और जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त को 500 हाथी भेंट करता है। इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर को पूर्वी जो अफगानिस्तान का भाग है जिसको खोतान राज्य के नाम से जाना जाता था, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये सब है वो
सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से 500 हाथी के बदले में इतना बड़ा साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर को मिल जाता है। सेल्यूकस निकेटर राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दार्शनिक भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। नाम सुना होगा आपने, मेगस्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जिसको चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर भेजा जाता है। मेगस्थनीज द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, और इस इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक सामाजिक जीवन का वृत्तांत है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है कई बार कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, या सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। उस समय चंद्रगुप्त, जैसे ये भारत है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस प्रकार का भारत नहीं था कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये पूरा इसके क्षेत्र में ही आता था। वर्तमान का जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वो भी इसमें ही आता था, और इधर वाला म्यांमार वाला और चीन का कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता था। यानी पूरा जो साम्राज्य है वो विस्तृत रूप से फैला हुआ था, सब भारत के अधीन ही था। काबुल है, हेरात है, कंधार है, पूर्वी बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, बंगाल है, गंगा यमुना मैदान है, पंजाब है, सिंध प्रांत है, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य में भारत का ही अंग थे। इस प्रकार से जान सकते हैं कि मौर्य काल में भारत की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी और इसका साम्राज्य बहुत सारे देशों में फैला हुआ था। कह सकते हैं मौर्य काल भी एक प्रकार से स्वर्णिम काल था, जिसमें काबुल है, कंधार है, हेरात है, इस प्रकार से जो अफगानिस्तान के भाग है वो भी इसमें ही शामिल थे। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का काल था वो बहुत ही स्वर्णिम काल था इतिहास की दृष्टि से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 में ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलेगुला जो वर्तमान का कर्नाटक केंद्र है मैसूर, यहाँ पे उपवास करके, जिसको वर्तमान में सलेखना या संथारा प्रथा कहा जाता है, ये प्रथा क्या होती है? तो इसमें जैन धर्म के लोग, ये जैन धर्म, इन्हें अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और जैन धर्म में एक विधि होती है सलेखना या संथारा, जिसमें उपवास करके धीरे धीरे खाद्य सामग्री है, भोजन है, उसको धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है, शरीर बिल्कुल सूख जाता है, उसके बाद में स्वेच्छा से मृत्यु प्राप्त की जाती है, उसको सलेखना या संतारा कहते हैं। तो स्वर्ण बेलेगुला मैसूर में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है सलेखना संतारा विधि द्वारा। इस प्रकार से इस महान शासक का अंत हो जाता है। ऐसा उल्लेख मिलता है दो तमिल ग्रंथ थे, एनानुरु और मुर्नानुरु, उसके कि दक्षिण भारत पर भी जो अभियान किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त के बारे में नोट कर सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इस वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम था बिंदुसार। तो अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। साथ साथ में अपनी नोटबुक में ये नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार है, वो इस वंश का शासक बनता है। और जो बिंदुसार है इसका जो काल था वो अशोक इसके बाद में 298 के पश्चात था। 298 ईसा पूर्व से इसका काल माना जाता है। नाम से ही पता चलता है बिंदुसार। बिंदुसार यानी ये पहला भारत का सिजेरियन सम्राट कहा जाता है, और पैदा होते समय इसके सर पर एक बिंदी होने के कारण इसको बिंदुसार कहा जाता है।
तो इस प्रकार से नाम से ही इसका गुण पता चलता है। इसको अमित्रोचेकस भी कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने इसको अमित्रोचेकस कहा है। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा है। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा है और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन की उपाधि दी है। जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया। इस प्रकार से अमित्रोचेकस भी कहा गया है, वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन भी कहा गया है। कहते हैं कि बिंदुसार के काल में तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, जिसमें इसने पहले अपने पुत्र अशोक को भेजा, उसके बाद में अपने दूसरे पुत्र सुसीम को विद्रोह दबाने भेजा था। तो अशोक, सम्राट अशोक, जिसको मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध सम्राट माना जाता है, वो बिंदुसार का ही पुत्र था सुसीम, और ये सब इसके भाई थे। तो इस प्रकार से 2 विद्रोह होते थे तक्षशिला में, उसमें अशोक और सुसीम को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये बिंदुसार के बारे में था। बिंदुसार के पश्चात सम्राट अशोक बनता है। तो अब अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। सम्राट अशोक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हुआ है मौर्य काल में, उसका नाम है अशोक। सम्राट अशोक। और सम्राट जो अशोक का कार्यकाल था वो 267 ईसा पूर्व से था। 267 ईसा पूर्व में ये शासक बनता है। 267 ईसा पूर्व, यानी अशोक को शासन प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष तक अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ता है। 268 में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। अशोक को राज्याभिषेक हो जाता है। अशोक को शासन प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के साथ में युद्ध करना पड़ा था और ये बिंदुसार की मर्जी के खिलाफ मगध का राजा बनता है। इसके जो अशोक नाम है वो इसके 4 अभिलेखों में मिलते हैं। मास्की, गुर्जरा, आपकी पुस्तक में ये 2 ही नाम दिए गए, नैतुर ये नहीं दिया गया और उदयगोलम। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक नाम मिलता है। अशोक ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जैसे देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। ये 2 उपाधियां थी जो अशोक द्वारा धारण की गई थी, ऐसा वृत्तांत भी मिलता है। तो इस प्रकार से अभिलेखों में इसको देवानाम प्रिय भी कहा गया है और देवानाम प्रियदर्शी। इसका उल्लेख मिलता है कि इसने विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया था और इससे इसके 2 पुत्र और पुत्री थे, जिनके नाम क्रमशः महेंद्र और संघमित्रा मिलते हैं। बाद में जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो महेंद्र और संघमित्रा को इसका प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इस प्रकार से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों में इसकी एक रानी का उल्लेख भी मिलता है जिसका नाम कारुवाकी मिलता है। अशोक की और भी कई रानियां थी, लेकिन अशोक पे सबसे ज्यादा प्रभाव था वो इसकी पत्नी कारुवाकी का था। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद में ये कश्मीर और खोतान को जीत लेता है। 7वें वर्ष में कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त कर लेता है। खोतान जो वर्तमान में अफगानिस्तान का कुछ भाग है वो, तो ये 7वें वर्ष में कश्मीर और खोतान को जीत लेता है और अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। 8वें वर्ष जो राज्याभिषेक का 8वां वर्ष है,
वो इसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी वर्ष साबित हुआ, क्योंकि 8वें वर्ष में ये कलिंग पर आक्रमण करता है। 8वें वर्ष राज्याभिषेक हुआ था 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग कौन सा स्थल है? वर्तमान में उड़ीसा वाला क्षेत्र है, जिसको हम कलिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आक्रमण करता है। कहते हैं कि यहाँ पर हाथीगुम्बा अभिलेख में ऐसा उल्लेख है, यहाँ पे जो शासक था जिसका नाम था नंदराज, इसके साथ में बहुत ही भयानक अशोक का युद्ध लड़ा जाता है और लाखों लोगों की इस युद्ध में मृत्यु होती है। अशोक जब युद्ध भूमि में जाता है तो इस प्रकार के संघर्ष को देखकर, इस प्रकार की नृशंस हत्याओं को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अशोक उसके पश्चात भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष अपना लेता है। भेरी घोष होता क्या है? भेरी घोष का मतलब युद्ध भूमि, युद्ध, और धम्म घोष का मतलब होता है धर्म। तो भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष अपना लेता है। धम्म घोष किस युद्ध के पश्चात? कलिंग युद्ध के पश्चात। तो इस प्रकार से अशोक का जो हृदय है वो कलिंग युद्ध के बाद में परिवर्तित हो जाता है और भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष अपना लेता है। अंत में श्रमण निगोद और गुप्त के प्रभाव से वो बौद्ध धर्म अपनाता है और बुद्ध बन जाता है। बुद्ध बनने के बाद में अशोक कई प्रकार के कार्य करवाता है। अन्य अन्य अभिलेखों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व भगवान शिव का उपासक था, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। तो अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो बुद्ध स्वीकार करने से पूर्व अशोक था वो शिव का उपासक था, ऐसा किसने कहा है? कलहण। कलहण है जिसने राजतरंगिणी किताब लिखी थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर राज्य का इतिहास है। तो कलहण ने कहा था कि अशोक शिव का उपासक था। इसके पश्चात अशोक द्वारा युद्ध त्यागने के बाद में वो बौद्ध धर्म को अपनाता है और आजीवक संप्रदाय के संपर्क में भी आता है। उस समय उसका जो गुरु था आजीवक मोगलीपुत्र तीस, इसके संपर्क में भी आता है और आज इनको है तो भी बराबर की पहाड़ियों में 4 विहार गुफाओं का निर्माण करवाता है। इन विहार गुफाओं के नाम क्या थे ये भी महत्वपूर्ण है। विहार गुफाएं थी जो 4 प्रसिद्ध गुफाएं, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये 4 गुफाएं थी जो अशोक द्वारा स्थापित करवाई जाती है। तो इस प्रकार से अशोक द्वारा भी कई सारे कार्य किए जाते हैं। ये 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है, यानी बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है। और वहां आप जानते हो बोध गया किससे रिलेटेड है, संबंधित है? गौतम बुद्ध से, और लुम्बिनी महावीर स्वामी से संबंधित है। इस प्रकार से ये वहां की यात्रा भी करता है। और रुमिंदेई अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भूमि की दर भी वो घटा देता है, 1/6 से लेकर कम करके 1/8 कर देता है। और शिलालेखों में अपने आप को बुद्ध शाक्य भी कहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अशोक का धम्म। तो धम्म क्या था? तो इसकी परिभाषा आपकी बुक्स में दी गई है। धम्म का मतलब नीति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए, अशोक ने नैतिक नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस का उल्लेख किया है वो धम्म कहलाता है। इसका उल्लेख है वो 2 और 7वें अशोक के अभिलेख में दिया गया है। और इसके लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की थी। धम्म महामात्र ये ध्यान रखते थे कि धर्म का पालन सही तरह से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। सांची जो रायसेन एमपी में है और सारनाथ वाराणसी के अंतर्गत है, लघु स्तंभ में ये फूट डालने वाले जितने भी ये भिक्षुक थे उनको इससे मुक्त करने को कहा गया, इनको बर्खास्त करने के लिए कहा गया था। अशोक ने पहले जो विहार यात्राएं होती थी उन यात्राओं के जगह पे जिसमें शिकार करते थे राजा, धम्म यात्रा को महत्व दिया। धम्म यात्रा धर्म के प्रचार के लिए की जाने वाली यात्रा होती थी, उसको धम्म यात्रा कहा जाता
था। तो इस प्रकार से अशोक ने कई सारे कार्य किए। वो बिहार यात्रा थी उनको बंद करवा के ये किया। अनुसंधान, ये कुछ शब्द मिलते हैं। अनुसंधान, अनुसंधान क्या होता था? तो अनुसंधान का अर्थ होता है राज्य के जो भी कर्तव्य थे यथा प्रादेशिक है या राज्य के अधिकारी होते थे, जो प्रादेशिक है, राजूक है या प्रदेष्टा है, ये अधिकारी धर्म के प्रचार के लिए जिन प्रकार की जो यात्रा करते थे पांचवें वर्ष में, तो हर 5वें वर्ष में इस प्रकार की यात्रा की जाती थी जिन्हें अनुसंधान कहा जाता था। तो इस प्रकार से अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए बहुत से कार्य किए और इस धर्म को संभालने के लिए, जिसमें नैतिक नियमों का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह यानी अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, इस प्रकार के नैतिक नियमों का पालन करना, गरीबों पर दया करना, गरीबों के लिए कार्य करना, ये सब इसमें आते थे। और इसके लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की, जो इस प्रकार का ध्यान रखता था कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अशोक के विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख मिलते हैं, उस अभिलेखों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से 14 शिलालेख है, जिसमें पशु हत्या पर निंदा की गई है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति है और भी अन्य अन्य कार्य है। तो इस प्रकार से अशोक का जीवन था वो बहुत ही स्वर्णिम जीवन था और अशोक ने मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो इस प्रकार से आज हमने मौर्य काल के शासक पढ़े। अशोक के पश्चात था वो मौर्य काल इतना प्रभावी नहीं हुआ। अशोक के बाद में उसका पुत्र कुणाल बनता है, कुणाल के बाद में संप्रति, दशरथ, ये सब शासक बनते हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना अच्छा नहीं था। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए कुछ प्रश्न है जिसको आपको हल करना है। जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है इसमें से कुछ प्रश्न है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो गृह कार्य में है ये प्रश्न। अशोक द्वारा आजीविकों हेतु बनाई गई गुहाओं के नाम बताइए, यानी गुफाओं के नाम लिखने। अशोक द्वारा आजीविकों हेतु बनाई गई गुहाओं के नाम लिखो। ये पहला हो जाएगा। दूसरा, बिंदुसार के उपनाम क्या थे? तीसरा प्रश्न, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति क्यों की? और चौथा प्रश्न है, धम्म क्या था? तो ये आपके 4 प्रश्न हैं जो आज के चैप्टर में हमने पढ़ाया। उम्मीद है आप सबको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।